नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम इंदौर जगत के नमकीन की बात करेंगे और नमकीन और मिठाई के जो शौकीन हैं उनकी चर्चा करेंगे और नमकीन उद्योग किस तरह से इंदौर का फल फूल रहा है और किस तरह से उसके सामने चुनौतियां हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और जब हम नमकीन उद्योग की बात करेंगे तो नमकीन उद्योग के सचिव जो हैं, नमकीन मिठाई एसोसिएशन के सचिव अनुराग बोथरा जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुभाषी के स्टूडियो में। इंदौर का नमकीन वैसे तो देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे वो राजनेता हो, नेहरू जी से लेकर अमिताभ बच्चन तक लोग पसंद करते हैं। तो कैसे इंदौर शहर का नमकीन देश और दुनिया में ख्यात हुआ, उसके पीछे कारण क्या रहे? बिल्कुल हेमंत जी, जैसा आप कह रहे हैं कि देश और दुनिया में फेमस है, मेरा मानना है अगर देश और दुनिया के बाहर भी कोई जगह है तो वहाँ भी ज़रूर फेमस होगा। और चांद पर भी नमकीन गया हो तो कोई पता नहीं। जी, अगर इसके परे कोई दुनिया है तो वहाँ पे भी इंदौर का नमकीन ज़रूर फेमस होगा, ये मेरा मानना है। और मेन इसका जो कारण है कि यहाँ का खान पान का जो एक कल्चर है और यहाँ का जो पानी का टेस्ट है, तो ये एक अलग तरह का टेस्ट जो पैदा करता है, उसके कारण ये टेस्ट और कहीं बैठता नहीं है। जो इंदौर का यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ की जो फसल है, पूरे विश्व में नमकीन के लिए सबसे अच्छा बेसन, चना, मक्का सब यहीं क्या बात है। तो ये सारी चीजें मिल के जो नमकीन का टेस्ट आता है जी, वही इंदौर शहर को तो चटोरा बनाता ही है। देश और दुनिया के लोगों को भी कहीं ना कहीं नमकीन का टेस्ट इतना भाता है कि इंदौर से जाने वाला व्यक्ति भी नमकीन लेकर जाता है। बिल्कुल। और इंदौर आने वाला व्यक्ति भी नमकीन लेकर जाता है जी। कितने सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो कितने लोग मुरीद हैं, यदि इंदौर के नमकीन और मिठाई कहीं जाती है तो ऐसे चुनिंदा कुछ नाम आपके दिमाग में आते हो जो बहुत प्रशंसक रहे इंदौर के नमकीन? हमारे पास प्रिंट मीडिया का सबसे पुराना जो रिकॉर्ड है उसमें 1952 का रिकॉर्ड है, जो सके राजनीतिक हस्तियाँ इंदौर में जिन्होंने नमकीन खरीदा। हमारे पास नेहरू जी का बहुत पुराना रिकॉर्ड है जिन्होंने इंदौर में पोहे खाए और यहाँ के इन व्यंजनों का लुत्फ लिया। कोई भी अधिकारी, नेता, अभिनेता जो इंदौर आते हैं वो इंदौर का नमकीन मिठाई लेके जाते ही हैं, और यहाँ से कोई मिलने जाता है उनसे तो भी लेके जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि अब वो मंत्री जी स्वर्गीय हो गए तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर वे सिर्फ इंदौर से नमकीन अपने ऊंचे मंत्रियों को दे के और वो विधायक से मंत्री बन गए। तो ये नमकीन की एक ताकत है कि वो एक इमोशनल अटैचमेंट ऐसा जोड़ देती है। आप इंदौर से गए, अगर आपने 1 किलो 2 किलो सेव दे दी तो वो एक आपने खरीद लिया सामने वाले को, समझ लीजिए इमोशनल तौर पे। क्या बात है। अनुराग जी का खुद का अपना एक प्रोडक्ट है ओम नमकीन, जो शहर में ख्यात है और वे डायरेक्टर भी हैं। सर, यदि अपन बात करें उद्योग जगत की, नमकीन उद्योग की बात करें तो कितना शहर में खपत है और कितना हम लोग निर्माण कर रहे हैं नमकीन की बात करें तो? अब चूँकि कुछ सालों से अवेयरनेस बढ़ी है और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है हमारा उद्योग। चूँकि हमारा उद्योग ही सबसे अनऑर्गेनाइज था पहले, क्योंकि एक हलवाई कैटेगरी के जो लोग होते हैं, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, कम पूंजी में ये काम चालू हो जाता है, तो ऑर्गेनाइज तरीके से कभी भी हो नहीं पाया। पर अब इधर के पिछले 8-10 सालों में जो ऑर्गेनाइज्ड कल्चर एक आया है, तो अब मैं आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक फिगर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो लगभग रोज़ का 125 से 150 टन नमकीन का ऑर्गेनाइज सेक्टर का इंदौर में प्रोडक्शन है। और इंदौर में खपत अगर आप पूछते हैं तो लगभग 25 से 30 टन 35 टन इंदौर में डेली की नमकीन की खपत है जो इंदौर में कंज्यूम होता है। बाकी का बाहर 100-110 टन का इंदौर से देश के दूसरे हिस्सों में और एक्सपोर्ट में ये निकलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात अनऑर्गेनाइज तौर पे क्या अनऑर्गेनाइज यदि आप ऑर्गेनाइज से कितना ज़्यादा है ये बताना मुश्किल है। अच्छा, मतलब और कहीं अधिक डेफिनेटली। मतलब यदि अपन 125 टन एक दिन का मानते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो इससे और कहीं अधिक डेफिनेटली। इंदौर शहर कितना नमकीन का निर्माण कर रहा है, अपनी क्वालिटी पे ध्यान रख रहा है और देश और विदेश तक किस तरह से जा रहा है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितना इस नमकीन उद्योग से यदि बात करें तो रोजगार किस लेवल पे है, कितने लोग यहाँ पे रोजगार पा रहे हैं इस नमकीन सेक्टर से बात?
नमकीन मिठाई उद्योग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 1 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। क्या बात क्योंकि नमकीन मिठाई सिर्फ नमकीन कारखाने तक सीमित नहीं है, हमारी बैकवर्ड चैनल है। कितनी इंडस्ट्रीज है जो हम पे डिपेंडेंट है, बॉक्स मेकर है, प्लास्टिक बैग मेकर है, शक्कर मिल है, दाल मिल है, चावल वाले हैं, मसाले वाले हैं, हम्माल संघ है, कहीं ना कहीं एक पूरी चीज मसाले वाले हैं जी। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब हम पे डिपेंडेंट है। केसर वाले हैं, बरक वाले हैं, तो डायरेक्टली इनकी लेबर, इनके रिटेल स्टोर्स, तो 1 लाख परिवार हमारे उद्योग पे डिपेंडेंट है। क्या बात है, 1 लाख परिवार, यानी यदि आप 4 लोगों का एक परिवार भी मानते हैं तो बड़ी संख्या में लोग कहीं ना कहीं नमकीन उद्योग से जुड़े हैं। ये शहर में कितने बड़े व्यापारी होंगे नमकीन और मिठाई के, और छोटे व्यापारियों की एक बड़ी जो संख्या होगी, तो ये लगभग कितने हो सकते हैं? लगभग 50-60 यहाँ पे बड़े ब्रांड्स हैं जो कई सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, और छोटे स्तर पे भी जो यहाँ पे हमारे व्यापारी हैं, लगभग 300 से ज़्यादा व्यापारी इसमें छोटे स्तर पे हैं अभी, और 50-60 यहाँ पे बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने देश विदेश में ख्याति अर्जित की है। क्या बात है। नमकीन उद्योग, जैसा कि आपने बताया कि 1952 तक के रिकॉर्ड है, तो इतिहास क्या रहा है इसके पहले का भी यदि हम बात करें तो किस तरह के आप रिकॉर्ड संजोने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे जो यहाँ तक आप लोग लेके आए जी, का एक मोटा मोटा होती इतिहास? बेसिकली नमकीन के इंदौर में जो लोग आए वो राजस्थान से आए। राजस्थान से आए, पर वहाँ की अलग वैरायटी थी। सबसे पहले रतलाम में यहाँ पे चालू हुआ। रतलाम में जो रतलामी सेव चालू हुई, उसका उन्होंने जीआई टैग भी ले लिया है। क्या बात। जी जी, रतलाम ने, जैसे बीकानेर ने बीकानेरी भुजिया का ले लिया, कलकत्ता को रसगुल्ला का मिल गया है, तो हम भी उस लाइन में हैं, आपको बताता हूँ मैं। जीआई टैग। जी, तो रतलाम में जब रतलामी सेव चालू हुई, उसी के जैसे यहाँ सेव बनाने की जब तैयारी करी होगी हमारे पूर्वजों ने, तब यहाँ पे लौंग सेव प्रचलित हुई, उससे थोड़ी तेज। और वो लौंग सेव के हमारे पास 1945 के रिकॉर्ड हैं कि इंदौर में ये मिली है। हमारे पास हमारे पुराने व्यापारियों के लाइसेंस की कॉपियाँ हमको मिल गई हैं जो इतनी पुरानी है, जिसके बेसिस पे हम जीआई टैग इसका अप्लाई कर रहे हैं। तो इतिहास के हिसाब से यहाँ पे नमकीन की इन चीज़ों से चलन बढ़ा, और उसके बाद मिठाइयों में बहुत नॉवेल्टीज़ आई। केटरिंग के अंदर इंदौर बहुत फेमस है, दूर दूर तक जाके, मतलब अंबानी परिवार तक यहाँ से इंदौर से जाके और केटरिंग हो रही है। अमिताभ बच्चन के परिवार में भी जी, इंदौर की मिठाई जाती है। जी बिल्कुल, अमिताभ बच्चन के परिवार में इंदौर की मिठाई जा चुकी है। केबीसी में इंदौर के क्वेश्चंस आए हैं, नमकीन के क्वेश्चंस जी, आते हैं कहीं जी। ना कहीं। तो इतिहास बड़ा पुराना है और बड़ा लजीज इतिहास भी कहा जा सकता जी। है। जीआई टैग की अभी हम हाँ। बात कर रहे थे, क्या है जीआई टैग और किस तरह का एक प्रोसेस है जिसे लेने के बाद में जी। क्या एक बदलाव होगा? जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये चीज़ एक स्टैंप होती है, एक चीज़ उस जगह को मिलता है, बल्कि उस जगह की एसोसिएशन को मिलता है, एसोसिएशन होल्डर होता है इसका, कोई एक दुकानदार नहीं होता, कि ये चीज़ का ओरिजिनेट यहाँ हुआ था। तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारा दावा पूरे विश्व में सबसे मजबूत है इंदौर का। हमने 4 चीज़ें उसमें सेलेक्ट की जिसके लिए हम जीआई टैग अप्लाई नए सिरे से कर रहे हैं। हमने 2 साल पहले किया था, पर अब 2 साल में वापस इसकी प्रोसेस चेंज हो गई। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ। पहले एमएसएमई के जी। तहत होता था, अब मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई है इसमें। कितना एक प्रोसेस पेचीदा हुआ है, या क्या लगता है कि आपको इजी होगा, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और जी। प्रदेश में भी सरकार नहीं BJP की वो है, तो कहीं ना बिल्कुल आसानी तो है, पर हमें तो हमारे दावे पे भरोसा है और हमारे पास जो तथ्य हैं उस पे हमको भरोसा है। तो कितना भी पेचीदा हो, हमको ये टैग मिलना ही है, इंदौर के लिए लेके आना है हमको। क्या बात है। लगातार आप संघर्ष कर ही रहे हैं जी, पिछले जी। 2 सालों से। पहले भी ट्राई किया और अभी लगातार आप लोगों का ट्राई जारी है। लेकिन हम पिछले 2 सालों की बात करें तो कोविड का जो कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं हर व्यवसाय, हर उद्योग प्रभावित रहा। ऐसे में नमकीन उद्योग भी कहीं ना कहीं बहुत विकट परिस्थितियों में रहा होगा। क्या हालात आप लोगों ने देखे और किस तरह से अब उस हालात से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं? किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को आई इस उद्योग की बात करें तो? शुरुआत में जब ये संकट आया तो पता नहीं था कि कितने समय के लिए काम बंद है, 15 दिन है कि 1 महीना है कि 1.5 महीना है।
चूँकि हमारी पेरिशेबल आइटम्स हैं, हमारा तैयार माल भी पेरिशेबल है और कच्चा माल भी पेरिशेबल है। जो कच्चा माल है हमारा तेल है, बेसन है, मूंगफली के दाने हैं, मसाले हैं, सबकी एक लाइफ है। पूरे नमकीन उद्योग में इंदौर के हम लोगों ने सबने मिलके, हम जितने एसोसिएशन के हम सब लोग हैं अच्छे काम करने वाले, सब लोगों ने मिलके इसके लिए एक वीडियो बनाया। वीडियो बना के हमने उसको वायरल भी करा कि चूँकि पेरिशेबल है, हमने तैयार माल लगभग सभी लोगों ने डोनेट कर दिया हेल्थ वर्कर्स के लिए, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, जो लोग सेवा में जुटे थे, सबके लिए हमने सारा तैयार माल डोनेट करा। कच्चा माल जितना उपयोग हो सकता था उपयोग हुआ, जितना बांट सकते थे बांटा। नगर निगम के थ्रू जहाँ जहाँ बस्तियों में सब जगह इन चीज़ का वितरण हो रहा था उनको हेल्प करी। फर्स्ट वेव ख़त्म होते होते लगभग सारे कारखाने एकदम ज़ीरो स्टॉक पे थे। वो एक नुकसान, ठीक है, सोशल सर्विस, सोशल कॉज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है, पर वो एक जो नुकसान था उससे तो उबरना बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद दिक्कत आई कि हमारे जो कारीगर, स्पेशली मिठाई के कारीगर, सब बाहर के होते हैं, वो सब चले गए, पलायन हो गए। अब वो जब चले गए, उनको वापस लाने में 2-3 महीने लगे। और मुझे लगता है कि इस कोरोना के कारण एक 10 से 15% का तो परमानेंट डैमेज हो गया है बिजनेस को, जो अगले 2 साल भी मुझे लगता है कि उससे उबरने में टाइम लगेगा। जी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे तेल के दाम बढ़ना, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ना, आपके बेसन जो मूलभूत आपकी आवश्यकता है उन सब चीज़ों में दामों की बढ़ोतरी होना, तो ऐसी स्थितियों में भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा होगा, क्योंकि नमकीन के दामों में तो बढ़ोतरी जी नहीं, वो दो तरफा मार हुई है, इसीलिए क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, तेल के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, प्लास्टिक बहुत बढ़ गया, पेपर बहुत बढ़ गया, लॉजिस्टिक्स बढ़ गए क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। हमारा हर साल जो एक इंक्रीमेंट होता है इन्फ्लेशन के कारण, वो हो ही रहा है 2 साल से। जो लॉस उठाया 2 साल में वो अपनी जगह है ही। ये हमारे ही साथ नहीं, हर इंडस्ट्री में है। तो हमारे कस्टमर का भी परचेसिंग पावर कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब जब कस्टमर ऑलरेडी अपना हाथ खींच के परचेसिंग कर रहा है, उस समय पे हम रेट बढ़ाने की स्थिति में ही नहीं है। जो 2 साल से रेट बढ़ने चाहिए थे वो बढ़ नहीं पाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अभी दबा हुआ है। सही बात है। और जब कोविड का कार्यकाल चल रहा था या लोग जो परेशान थे, ऐसी स्थिति में उनका परचेसिंग पावर भी बहुत कम हो चुका है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति उससे प्रभावित था। यदि हम दूसरे सेक्टर की बात करें कि ये जो आप लोगों को जो समस्याएं अभी फेस करना पड़ी कोविड के दौरान, उससे उभरने के अब किस तरह के नए प्रयास कर रहे हैं आप लोग? क्या मजदूर की स्थितियाँ अब बेहतर हुई है, या फिर आप दूसरी जो कच्चे तेल और इन सब चीज़ों के भावों की बात करें, क्या वो कहीं ना कहीं अब संतुलित हुए हैं, या जिससे अपन आगे ले जा सकते हैं उसकी बात? नहीं, इससे एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि एक अवेयरनेस बढ़ी है, और लगभग बड़े ब्रांड्स अब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। इससे ये मतलब नहीं है कि आपका लेबर कट हो जाएगा, इसका ये मतलब है कि इमरजेंसी के टाइम में आप लेबर डिपेंडेंट नहीं रहते। ऑटोमेशन को भी ऑपरेट करने के लिए लेबर की ज़रूरत है, पर कम लेबर में भी आप पूरा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ऑटोमेशन के कारण एक तो सब चीज़ स्टैंडर्डाइज हो जाती है, फास्ट हो जाती है, हाइजीन बढ़ जाती है। तो एक ये चीज़ है जिसके लिए मतलब मैं कह सकता हूँ कि इट हैज़ बीन अ बून ऑफ कोविड। टैक्सेशन को लेके भी आप लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ब्रांडेड के लिए अलग टैक्सेशन है और अनब्रांडेड के लिए अलग। ऐसी स्थिति में एसोसिएशन किस तरह के कदम उठा रहा, कहाँ तक अपनी बात को लेके जाता है? हमें जहाँ जो प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ जब जिस अधिकारी से मुलाकात होती है, और जहाँ हमें किसी प्री बजट डिस्कशन के लिए या कोई उसके लिए बुलाते हैं, तो हमारा सबसे पहला मुद्दा यही रहता है कि नमकीन में 2 तरह के बजट हैं, 2 तरह के टैक्स हैं। जो अनब्रांडेड नमकीन है, जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, उसके ऊपर कम है, 5% टैक्स है। और जो एक ब्रांडेड है, जिसने अपनी सालों से पेड़ी लेके बैठा है, जिसने अपना रजिस्टर करा रखा है ब्रांड नेम, उसके लिए 12% टैक्स है। जबकि मेरा तो मानना है कि जो 5% टैक्स वाले हैं, जिसको अपने ब्रांड से प्यार नहीं है, वो अपनी उचित डिक्लेरेशन भी नहीं देता पैकेट के ऊपर। उससे जो हमारा ये गैप 7% टैक्स का है, वो तो मैं मानता हूँ 12% का गैप है, क्योंकि वो 5% वाला अधिकतर आदमी टैक्स ही नहीं भरता। तो ये 12% का जो गैप है, इतना इस टफ टाइम में ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव बना देता है मार्केट को। क्या उम्मीदें हैं? क्या सरकार तक अपनी बात पहुंच पाई? क्या इसमें कुछ? हाँ, हर प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने ये चीज़ का प्रयास करा है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश वित्त मंत्रालय में भी मीटिंग थी, वहाँ पे भी हमने हमारी बात रखी है।
और कुछ दिनों पहले जब सेंट्रल वित्त मंत्रालय से इंदौर राज्य मंत्री आए थे, उनसे भी हमने बात रखी है। तो देखिए, उम्मीद है और संघर्ष भी कर रहे हैं। क्या बात है, संघर्ष आपका जारी रहे और इसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कदम आप उठाएं और जिससे आपका लाभ मिले, नमकीन उद्योग को मिले, ये मेरी शुभकामना भी है। नमकीन क्लस्टर की यदि हम बात करें तो बड़े काफ़ी समय पहले इंदौर में नमकीन क्लस्टर आ चुका है, लेकिन अब उसके विस्तार की आवश्यकता है। जो नमकीन क्लस्टर है उसमें कितने उद्योग बन पाए और आप क्या उम्मीदें रखते हैं? क्या इसके विस्तार के लिए भी आप कदम उठा रहे हैं? लगभग 10 साल पहले इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी क्लस्टर की, और हमारे थ्रू ही हुई थी। और उस वक्त हमें, जब कैलाश विजयवर्गीय जी उद्योग मंत्री जब वे उद्योग मंत्री थे, उन्हीं के प्रयासों से और सपोर्ट से ये जल्दी हो पाया काम। उस वक्त की चैलेंजेस अलग थे और आज के चैलेंजेस अलग हैं। उस वक्त हम चाहते थे कि छोटी इंडस्ट्रीज़ को एक जगह मिले जहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़ उन्हें मिल जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो बड़े उद्योग हैं उनके पास कॉमन फैसिलिटी, उनके पास सब फैसिलिटीज़ खुद वो डेवलप कर लेते हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, लेबोरेटरी है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें वो खुद इन हाउस उनके रहता है। पर छोटे उद्योग ये अफोर्ड नहीं कर पाते। तो तब हमारा आइडिया था कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिनको एक कॉमन फैसिलिटीज़ मिल जाए। अब क्योंकि परिस्थितियाँ बदल चुकी है, अब हम चाहते हैं कि ऐसा क्लस्टर आए जो रोजगार उत्पन्न करे। बिल्कुल, बड़ी इंडस्ट्रीज आए। उसके लिए बड़ी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ लाना होगा। बड़ी इंडस्ट्रीज़ तब आएंगी जब उनको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलेगा या उनको कुछ सब्सिडी मिलेगी, और उसके लिए हमको जगह ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमने 100 एकड़ के क्लस्टर के लिए प्रपोजल दिया है DIC में, और वहाँ से मिनिस्ट्री पे भी पहुँचा है। पर वो पहले 5 क्लस्टर में हमारा नमकीन का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम वो जगह थोड़ा शहर के पास चाह रहे हैं। हम उसमें डेयरी भी इंडिपेंडेंट खुद की चाह रहे हैं, वहाँ पे वेयर हाउस भी चाह रहे हैं, वहाँ पे हमें रॉ मटेरियल वालों के कारखाने भी वहीं चाह रहे हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का एक कॉस्ट बचे। तो हमने पूरा प्रोजेक्ट सबमिट किया है। क्या उम्मीदें हैं, बड़े उद्योग इंदौर तक आए? डेफिनेटली आएंगे। और मुझे लगता है कि अगर बड़े उद्योग ये अगर क्लस्टर नया डेवलप होता है और बड़े उद्योग आते हैं तो कम से कम 20,000 लोगों का रोजगार वहाँ नया डेवलप होगा। क्या बात जी। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ पूरे मध्य प्रदेश को मिलेगा, पूरे शहर को मिलेगा और नमकीन उद्योग को भी मिलेगा। यदि सर हम बात करें नमकीन उद्योग के आगे के विस्तार को लेकर, तो जिस तरह की एक उम्मीदें थी हर व्यक्ति को, कहीं ना कहीं इस बजट से उम्मीदें थी कि किसी न किसी वर्ग को या किसी न किसी एक उद्योग को उसका लाभ मिलेगा। नमकीन उद्योग को लेकर आप लोगों की बजट से क्या अपेक्षाएं रही थी और क्या इसके लाभ आपको देखने को मिले इस पूरे बजट में? आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की बात करें। हाँ, देखिए, इंडिविजुअली तो किसी को तुरंत ऐसा इसमें नहीं होता कभी बजट में कि आपने इमीडिएटली आपको कोई इंडिविजुअल को कोई एक फ़ायदा हो गया, कोई इंडस्ट्री को तुरंत एक फ़ायदा हो गया। पर जो हमारी उम्मीदें थी कि सबसे पहली चीज़ तो हमारी जो थी कि एक फ्लक्चुएशन मार्केट का कम हो, तो मेरे को लगता है वो एग्जिम पॉलिसी के अंदर ज़रूर इसमें कुछ कंट्रोल होगा। हम चाहते थे कि बल्कि सभी इंडस्ट्री चाहती थी कि पेट्रोल डीजल के रेट GST के दायरे में आए ताकि एक उसका रिबेट मिल सके। तो वो आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सभी इंडस्ट्री वाले डिमांड कर रहे हैं ज़रूर होगा। इसके अलावा जो टैक्स वाली मैटर पे 5% 12% की हमने बात करी, वो भी एक जायज़ मांग है। साउथ से भी सब एसोसिएशन हमसे जुड़ी हुई हैं, सभी तरफ से वो डिमांड आ रही है, तो आगे पीछे होना चाहिए। उम्मीद है जी, बिल्कुल। मिलावट एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ। कहीं ना कहीं यदि इंदौर शहर में या प्रदेश में कहीं भी एक जगह नमकीन में या मिठाई में मिलावट की बात आती है तो उससे पूरा उद्योग प्रभावित होता है। उस पर रोक लगाने के लिए किस तरह के प्रभावी कदम आप लोग उठा रहे हैं? एसोसिएशन किस तरह से उस पर एक्शन लेता है या मेंबर बनाने को लेके क्या कोई वो रहता है आप लोगों का कि कुछ? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी इस टाइप के केसेस हुए हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है और पूरी एक नमकीन की मिठाई की देश में इंदौर की छवि को ख़राब कर रही है, एक भी इंडस्ट्री हमारी मेंबर नहीं है। ये जिनको मिलावट करना होता है वो ना अपना नाम छापते हैं, ना कहीं आगे आते हैं, ना कोई डिक्लेरेशन देते हैं। हमारे मेंबर्स में एक भी इसमें लिप्त नहीं पाया गया आज तक। पिछले साल हमने इसी दाग को मिटाने के लिए, वैसे तो हमारी इंडस्ट्री का एक, हमारी एसोसिएशन का एक क्राइटेरिया है कि हम मेंबर बनाते हैं, उसका एक चेकलिस्ट है। हम
कोई भी आए उसको मेंबर नहीं बनाते, उसकी ऑडिट होती है, उसका हमारा जो FSSAI का फॉर्म 4 है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, हमारी टीम के मेंबर्स भी उसकी ऑडिट करते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट होती है, उसके बाद हम उसको मेंबर बनाते हैं। पिछले साल हमने हमारे सारे मेंबर्स 380 मेंबर्स को नोटरी पे शपथ करवाई कि मैं इन सब चीज़ों का पालन करूँगा, और टाइम फ्रेम के साथ हमने उनको एक ट्रेनिंग एजेंसी हायर करा के दी और इस तरह से इम्प्रूवमेंट करा है। तो अनुराग जी, आपने एसोसिएशन ने तो एक ज़रूर एक पर्दा लगाया कहीं ना कहीं कि वो चंद के चीज़ें बेहतर साबित हो, लेकिन जो मेंबर नहीं है और बावजूद इसके नाम इंदौर शहर का या मध्य प्रदेश का या नमकीन सेक्टर का नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे लगाम कसने के लिए किस तरह के एक कारगर उपाय होने चाहिए, चाहे वो शासन प्रशासन की ओर से हो, चाहे वो आप लोगों के एसोसिएशन की तरफ, किस तरह के कदम हो सकते हैं? इसके लिए प्रशासन ने आगे रह के और ये कदम उठाया है कि आपको मेंबरशिप लेना कंपलसरी है एसोसिएशन की। अगर आप एसोसिएशन के मेंबर नहीं है तो आप यहाँ काम नहीं कर सकते, और ये साल भर से ये फरमान आ चुका है। और अब हमारे पास नए नए लोग आ रहे हैं कि हमको मेंबरशिप दीजिए, तो उनको हम ये नोटरी और ये सारे हमें क्राइटेरिया देते हैं, प्रोसेस फॉलो नहीं होगा तब और वो प्रोसेस फॉलो करके फिल्टर होके आते हैं, तब हम उनको मेंबर बनाते हैं। नमकीन उद्योग का फ्यूचर क्या देखते हैं सर आप, और क्या रोड मैप आप लोग एसोसिएशन के तहत तैयार कर रहे हैं, क्या लगता है? बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि ये नमकीन जो चीज़ है, नमकीन और मिठाई हमारे भारतीय परंपरा की एक सनातन चीज़ है, और हमें इसे बचा के भी रखना है और इसे विश्व में भी हमें लेके जाना है। इसी तहत एक आजकल जो एक नई चीज़ देखने में आ गई कि यंगस्टर्स हैं या मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मिठाई को रिप्लेस करती जा रही है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि आरती की थाली में चॉकलेट रखी है, आप मिठाई की जगह शगुन में चॉकलेट दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे कैंपेन चल रहे हैं। कुछ नया करने का प्रयास रहता है, लेकिन नहीं, क्योंकि इस परंपरा को हमें बचा के रखना है आगे वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए। बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता सर। नमकीन उद्योग का फ्यूचर ज़रूर ब्राइट है, लेकिन प्रतिदिन जो चुनौतियां हैं उससे आप लोग लगातार उसका सामना कर रहे हैं। अनुराग जी, आपने मृदुभाषी को समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लगातार नमकीन उद्योग को जिस तरह से आप लोग रन कर रहे हैं और किस तरह के आपके प्रयास रहते हैं कि नमकीन उद्योग भी फले फूले और लोगों का जो नमकीन के प्रति और मिठाई के प्रति जो विश्वास है इंदौर के प्रति, वो बरकरार रहे और आगे भी बढ़ता जाए। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।